हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल होम साइंस एग्जाम मास्टर। आज हम लोग अपने मॉडल प्रैक्टिस सेट में सिर्फ आज टेक्सटाइल के प्रश्नों का ही अध्ययन करेंगे। तो आज हम लोग वस्त्र विज्ञान के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी वन चैप्टर जो मैंने आपका कराया है उसमें मैंने थोड़ा सा थ्योरेटिकल पोर्शन भी कवर किया है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। और उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए मैंने जो आज का मॉडल पेपर है उसके लिए टेक्सटाइल सेलेक्ट किया है। और बच्चे बोल रहे थे टेक्सटाइल के लिए, तो इसलिए मैंने टेक्सटाइल को लिया है। तो आज के हम लोग अपने प्रश्नों के अध्ययन करने से पहले मैं आपको कहूँगी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो हम बढ़ते हैं आज के अपने पहले प्रश्न की तरफ। कपड़ा काटने के लिए कैंची की लंबाई होनी चाहिए 20 से 25 सेंटीमीटर, 15 से 20 सेंटीमीटर, 25 से 30 सेंटीमीटर या 5 से 10 सेंटीमीटर। तो कपड़ा काटने की कैंची की लंबाई कितनी होनी चाहिए? 20 से 25 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। 4 वर्ष की बालिका की बेबी फ्रॉक बनाने में कपड़ा लगेगा, कितना लगेगा? 50 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 1.50 मीटर, 3 मीटर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है 1.50 मीटर, अर्थात 1.5 मीटर कपड़ा लगेगा। रेडीमेड कपड़ों के निर्माण में नाप की किस विधि का प्रयोग किया जाता है? जो रेडीमेड कपड़ा होता है, चेस्ट सिस्टम, डायरेक्ट सिस्टम, चेस्ट व डायरेक्ट सिस्टम, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है, क्या होता है? चेस्ट सिस्टम। ठीक है, चेस्ट सिस्टम मतलब जो उनका पैटर्न होता है उसमें चेस्ट की अलग अलग माप दी हुई होती है। ठीक है, तो ये पता होता है कि जैसे हम लोग खरीदने जाते हैं तो पता चलता है 6 से 8 साल के बच्चों के लिए ये कपड़ा लगेगा। उसमें भी ABC साइज वो कर देते हैं, तो उनको कैसे पता कि एग्जैक्ट कैसे हो जाएगा? तो इसी के अंतर्गत उनको पता चल जाता है कि किस तरह का साइज है, तो उसमें किसका प्रयोग करते हैं? चेस्ट सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। मानव शरीर को कपड़े की नाप के लिए कितनी रेखाओं में विभाजित किया जाता है? तो मानव शरीर को कपड़े की नाप के लिए 8, 10, 12 तीनों में से कोई नहीं, तो 8 भागों में विभाजित किया जाता है। सिलाई करते समय अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए लगाते हैं। अस्तर का कपड़ा जोड़ने के लिए कच्चा टाका, तिरछी कच्ची सिलाई का टाका, हेमिंग टाका, सम कच्चा टाका। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है तिरछी कच्ची सिलाई का टाका। अच्छा, जब वो अस्तर वाले कपड़े हम लोगों के होते हैं तो उसमें क्या, अगर अंदर उसमें स्लिप लगानी है तो क्या करते हैं? ऐसे इस तरह से ऐसे हल्के हल्के से कपड़े, जिससे कि वो अपने स्थान से सरके ना, बस हमारा उद्देश्य ये होता है। कच्चा टाका हम जानते हैं कि अस्थाई टाका है ही आपका कच्चा टाका। ठीक, तो मतलब कि बनाने से पहले उसको फिक्स करने के लिए उसको यूज़ किया जाता है और फिर उसके बाद पक्की सिलाई करके उसको तोड़ देते हैं। हेमिंग आपकी तुरपाई होती है और सम कच्चा टाका जो होता है ये कपड़ों को जोड़ने के लिए प्रयोग में लाया जाता है, इसको भी तोड़ देते हैं। मतलब ये आपका विषम होता है, एक सम होता है। ठीक है, मतलब जिसमें ऊपर नीचे दोनों बराबर बराबर लिया रहता है, और जो विषम होता है उसमें एक तरफ ज़्यादा और एक तरफ कम। जैसे सुई को पेनिट्रेट कराते हैं, मतलब ऊपर जैसे अगर ज़्यादा है तो नीचे क्या करते हैं? थोड़ा सा लेते हैं, या फिर ऊपर की साइड में क्या करते हैं? कम सा लेते हैं और नीचे की साइड में ज़्यादा सा लेकर के स्टिचिंग करते हैं कपड़े पर। ठीक, रेशमी तथा फिसलने वाले कपड़ों पर सिलाई करने से पहले लगाते हैं क्या? असम कच्चा टाका, सम कच्चा टाका, कच्चा टाका, आपका रनिंग टाका। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होता है बी। ठीक, रेशमी तथा फिसलने वाले कपड़ों के लिए यहाँ पर सम कच्चे टाके का प्रयोग करते हैं, क्योंकि बैलेंस दोनों तरफ बराबर करना होता है। जैसे ये हमारा फैब्रिक है तो उसके ऊपर इस तरह से, मतलब ऊपर भी आप करेंगे और नीचे भी। ठीक, मतलब जितना स्पेस ऊपर है उतना स्पेस नीचे की तरफ छूटा रहेगा। अगला है तुरपन के लिए लगाते हैं रनिंग टाका, हेमिंग टाका, तिरछी सिलाई का टाका, असम कच्चा टाका। तो हेमिंग क्या, ये तुरपाई का नाम ही है। ठीक है, जो तुरपन होती है हमारे कपड़े पर, एक मतलब उसी को अंदर में कोर को मोड़ने के लिए। ठीक है, तो ये कैसे, ये है इस तरह से, और इसको हमने क्या किया, यहाँ से हमें तुरपन करनी है तो हम कपड़े को अंदर की तरफ फोल्ड करते हैं और इस तरह से ऐसे तिरछे टाके लगाते हैं। ऊपर की तरफ जो टाके होते हैं बिल्कुल महीन महीन से आते हैं। अगला है प्लेटदार पेटीकोट स्टैंडर्ड साइज का नाप होता है कुल लंबाई का, हिप का, कमर का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है कुल लंबाई का। जो प्लेटदार पेटीकोट होता है उसकी स्टैंडर्ड साइज का नाप क्या होता है? कुल लंबाई का होता है।
सादे पैजामे की नाप का निर्धारण करते हैं, लंबाई से, सीट से लंबाई और सीट से मोहरी की चौड़ाई से। तो जो सादे पैजामे हैं उनका लंबाई और सीट से, सीट मतलब कि हिप एरिया, ठीक है। तो लेंथ क्या है और अब जैसे मतलब कि आपके हिप का एरिया कैसा है, ये इस पर डिपेंड करता है। ड्राफ्टिंग किसे कहते हैं? वस्त्र की कटाई के लिए कागज पर बनाए जाने वाले पैटर्न को कपड़े पर बिल्टर चाक से निशान लगाना, वस्त्र की कटाई से पूर्व नाप के आधार पर वस्त्र की आकृति बनाना, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर ये आपका जो 63 है इसका करेक्ट आंसर है कि वस्त्र की कटाई से पूर्व नाप के आधार पर वस्त्र की आकृति बनाना, ठीक है। तो वो क्या कहलाती है आपकी पैटर्न मेकिंग, वैसे तो कहलाती है कागज पर बनाए जाने वाले पैटर्न। वस्त्र की कटाई के लिए कागज पर बनाए जाने वाले, अच्छा यहाँ पर पैटर्न लिखा हुआ है इसलिए ये करेक्ट नहीं होगा आपका। कपड़े पर मिल्टन चाक से निशान लगाना ये भी सही नहीं है। और वस्त्र की कटाई से पूर्व नाप के आधार पर वस्त्र की आकृति बनाना, नाप के आधार, हाँ वस्त्र की आकृति बनाना, कपड़े पर नहीं कह रहा है। यहाँ पर एक चीज़ आपको मेंशन होना चाहिए था, क्या कि कागज पर, ठीक है। ड्राफ्टिंग जो होती है जो वो किस पर, कागज पर कटाई से पूर्व नाप के आधार पर वस्त्र की आकृति को बना लेंगे। फिर बनाने के बाद उसको हम क्या करेंगे, थोड़ी सी उसका फिर अलग से जब हमने काट लिया, फिर काटने के बाद उसी को किसी चीज़ पर रख करके, किसी हार्ड शीट पर रख करके फिर पैटर्न बना लेते हैं, ठीक है। उसी पैटर्न के आधार पर फिर वस्त्र की कटाई होती है। अगला प्रश्न है, ड्राफ्टिंग का पूर्वाभ्यास किस वस्त्र पर किया जाता है? मतलब ड्राफ्टिंग करने का, रेशमी वस्त्र पर, कागज पर, मिल्टन क्लॉथ पर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर है कि ड्राफ्टिंग का पूर्वाभ्यास किस वस्त्र पर किया, वस्त्र पूछ रहा है ना, किस वस्त्र पर किया जाएगा? मिल्टन क्लॉथ पर किया जाएगा। सिलाई के लिए प्रयुक्त फीते की लंबाई कितनी होती है? तो ये कितनी होती है? 150 सेंटीमीटर। ये सब बहुत कॉमन सी बातें हैं, लेकिन एग्जाम में क्योंकि हमें टिक करना होता है और एक ही आंसर हमारा सही होता है, तो इससे क्या होता है, हमें कन्फ्यूज़न हो जाती है। तो इन सारी चीज़ों को आप एक बार देखेंगे तो हमारे मतलब आपका एक क्वेश्चन इसमें से ज़रूर बन जाएगा। पैटर्न के लाभ हैं, वस्त्र को आड़ा या तिरछा कटने का भय नहीं रहता। देखिए पैटर्न की बात पूछ रहा है, वस्त्र का आड़ा या तिरछा कटने का भय नहीं रहता। वस्त्र पर ड्राफ्टिंग में आवश्यकता अनुसार आसानी से परिवर्तन किया जा सकता है। वस्त्र पर पैटर्न की विभिन्न भागों को बिछाकर कटाई नियोजन में सुविधा होती है, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है, वस्त्र पर पैटर्न के विभिन्न भागों को बिछाकर कटाई नियोजन में सुविधा रहती है। जैसे हमने पैटर्न जो भी बनाया, मान लीजिए कि ये हमने ये बनाया, कुर्ते का बना लिया, ठीक है। तो ये हमने पैटर्न बनाया और हमने इसको वस्त्र के ऊपर रख दिया, वस्त्र के, और तो अब हमने स्लीव का अलग पैटर्न बना लिया, ओके। तो स्लीव का अलग पैटर्न बना लिया, अब हम स्लीव को अलग से रखेंगे तो उसको नियोजित करने में क्या होती है, हमको सुविधा होती है और फालतू का कपड़ा भी हमारा बेकार नहीं जाता है। पैटर्न के निर्देश चिन्ह हैं, पैटर्न के क्या निर्देश चिन्ह हैं? डार्ट व खटका, मतलब डार्ट या नॉचेस, निर्देश रेखाएं, छिद्रित संकेत, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो आपके डार्ट्स हैं और नॉचेस हैं ये भी होंगे, और आपकी मतलब जिस डायरेक्शन में मतलब रेखाएं हैं वो सारी भी होंगी, छिद्रण संकेत भी हैं, मतलब कुल मिलाकर के उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रश्न आज कुछ ज़्यादा हैं, आपके 50 से अधिक प्रश्न हैं इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी कर रही हूँ। परिधान की आकर्षक फिटिंग का रहस्य, कपड़े की गुणवत्ता, ड्राफ्टिंग, पैटर्न, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर सी, पैटर्न। ये क्या है आपका? परिधान की आकर्षक फिटिंग का रहस्य क्या है? पैटर्न। जितना बढ़िया पैटर्न रहेगा आपका, आप काटेंगे पैटर्न पहले से बना लेंगे तो गलती होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा कम हो जाती हैं। सिलाई के लिए हर तरफ से कितना कपड़ा छोड़ना चाहिए? आधा इंच, 1 इंच, आधा इंच से 1 इंच, तीनों नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर सी, आधा इंच से 1 इंच तक का कपड़ा क्या देनी चाहिए, मार्जिन जो छूटा हुआ रहता है वो देना चाहिए आपको। फिर ये क्या करता है, ये कपड़ा हमको पहनने में भी ईज़ देता है। बेबी फ्रॉक का सिलाई में सबसे पहले सिलना चाहिए आस्तीन, घेर, कंधे की तिरछी सिलाई, घेरे के दोनों
साइड। तो जो बेबी फ्रॉक है उसमें सबसे पहले क्या, कंधे की तिरछी सिलाई सिलनी चाहिए, मतलब पहले उसका शोल्डर जोड़ देते हैं। परिधान में डिजाइनिंग या नमूने का प्रयोग किस पर निर्भर करता है? ये आपकी व्यक्तिगत रुचि, शारीरिक रचना, त्वचा के रंग, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है ऑल ऑफ एबव, उपयुक्त सभी, क्योंकि कोई भी चीज़ है सब चीज़ आपको देखनी पड़ती है। परिधान में डिजाइनिंग द्वारा व्यक्तित्व सुंदर लगता है, कैसा लगता है, आकर्षक लगता है, सुंदर लगता है, प्रभावशाली लगता है, उपयुक्त सभी। तो सब कुछ होता है परिधान में। अगर डिज़ाइनिंग अच्छे डिज़ाइन के आपने कपड़े पहने हैं तो निश्चित ही आप भीड़ में अलग दिखते हैं। कुछ लोगों को तो हम उनके वियरिंग सेंस से ही जानते हैं ना, कि उनका क्लोथिंग सेंस कैसा है, वो किस तरह से अपने कपड़े पहनते हैं। व्यक्तित्व में वृद्धि करते हैं वस्त्र, चुन्नटें, सलवटें, नमूने। तो व्यक्तित्व में वृद्धि क्या करते हैं आपके, यहाँ पर डी आंसर करेक्ट होता है, नमूने। ठीक है, तो ये नमूने जो हैं व्यक्तित्व में वृद्धि करते हैं, यही आंसर करेक्ट है इसका। खड़ी रेखाएं होती हैं लंबी, तिरछी, आड़ी, खंडित। तो आपकी जो खड़ी रेखाएं होती हैं वो कैसी होती हैं, लंबी, इस तरह की होती है ना। वस्त्र में गोलाई का आभास कराती हैं वक्र रेखाएं, लंबी रेखाएं, आड़ी रेखाएं, तिरछी रेखाएं। तो वस्त्र में गोलाई का आभास कौन कराएंगी, ये हमारी वक्र रेखाएं कराती हैं। वक्र रेखाएं होती हैं चौड़ी, लंबी, तिरछी, घुमावदार। तो यहाँ पर क्या होता है, आंसर नंबर डी आपका करेक्ट होता है, कैसी, घुमावदार। अगला प्रश्न है, अधिक लंबे व्यक्ति को किन रेखाओं वाले वस्त्र पहनने चाहिए? जैसे नाटी महिला है तो लंबी रेखा वाला वस्त्र पहनना चाहिए ना उसको। तो अब अगर लंबी महिला है तो उसको किस तरह, कोई भी लंबी महिला है तो उसको किस तरह का ड्रेस पहनना हो जाएगा, वक्र, क्षैतिज या आड़ी, वी आकार की खड़ी रेखा। तो उसके लिए क्षैतिज या हॉरिजेंटल लाइंस का प्रयोग किया जाएगा। ज्यामितीय नमूने किन रेखाओं द्वारा बनते हैं? ज्योमेट्रिकल आपकी डिज़ाइंस जो होती हैं, सीधी खड़ी, आड़ी, वक्राकार, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपकी जो ज्योमेट्रिकल लाइंस हैं उनमें क्या होता है, ये सभी प्रकार के बनते हैं, क्योंकि उसमें आपको सर्किल भी देखने को मिलेगा, ट्रायंगल भी देखने को मिलेगा, रेक्टेंगल भी देखने को मिलेगा, स्क्वायर भी देखने को मिलेगा। बड़े बड़े आकार के नमूने वाले परिधान किन पर अच्छे लगते हैं? लंबे व्यक्ति पर, पतले व्यक्ति पर, लंबे व पतले व्यक्ति पर, मोटे व्यक्ति पर। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर सी, लंबे व पतले दोनों तरह के व्यक्तित्व के जो लोग होते हैं उन पर वो अच्छी लगती हैं। नाटी व मोटी शारीराकृत वाले व्यक्ति को किन रेखाओं वाले वस्त्र का प्रयोग करना चाहिए? लंबवत रेखा, आड़ी रेखा, वी आकार की रेखा, उपयुक्त सभी। तो हम सभी जानते हैं नाटी मोटी वाला आएगा तो क्या हो जाएगा, लंबवत रेखा। ठीक है, आपकी कौन सी लाइन, वर्टिकल लाइन का प्रयोग किया जाएगा। छोटी कद वाली महिलाओं पर वस्त्र अच्छे लगते हैं, बड़े बूटे वाले, छोटे बूटे वाले, धारीदार बूटे वाले, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है धारीदार बूटे वाले वस्त्र जो हैं छोटे कद की महिलाओं पर अच्छे लगते हैं। मनोहारी रंग प्रभावित करते हैं व्यक्तित्व को, श्रृंगार को, दृष्टिकोण को और भाषा को। तो मनोहारी रंग जो होते हैं, जो अच्छे लगते हैं, वो कैसे हमारे व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। विलासीय नमूने भी कहलाते हैं, मतलब विलासीय नमूने भी कहते हैं, किसको विलासीय नमूना कहते हैं? रचनात्मक नमूने को, ज्यामितीय नमूने को, सजावटी नमूने को, या डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो सजावटी नमूने हैं इनको विलासीय भी कहते हैं ना, क्योंकि जब आपकी बेसिक नीड्स हैं जब वो पूरी हो जाती है तब हम डिज़ाइन करवाते हैं। जिसके पास घर नहीं है मान लीजिए, तो उसका घर क्या पे होगा, पहले ऐसे ही सीमेंट का बना हुआ ऐसा सिंपल सा रहता है, फिर जैसे जैसे उसके पास पैसे आते जाते हैं वो अपने घर में इंटीरियर बढ़ाता चला जाता है। उसी प्रकार से ड्रेसेस में भी ऐसा होता है कि पहले हम सिंपल सा पहनते हैं, और जब पैसे लोगों के पास बहुत ज़्यादा हैं तो वो आपकी बहुत तरह की साड़ियाँ जो महंगी आपके जरदोजी वर्क के कपड़े हो गए आपके, और साड़ीज़ में आपकी पटोला साड़ीज़ हैं, इस तरह की मतलब महंगी बनारसी साड़ीज़ हैं, इस तरह से भी वियर करने लगते हैं। तो सजावटी नमूने को विलासिता वाले भी कहते हैं। उचित परिधान योजना के लिए आवश्यक है व्यक्ति के पास धन का होना, व्यक्ति के पास मस्तिष्क का होना, व्यक्ति परिधान व नमूने में सामंजस्यपूर्ण होना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे व्यक्ति परिधान व नमूने में सामंजस्यपूर्ण संबंध हो। ठीक है, मतलब जैसा कपड़ा पहना है उसका पैटर्न कैसा है और उसका व्यक्तित्व कैसा, व्यक्ति किस तरह
का है। तो इसमें क्या होना चाहिए, एक बैलेंस होना चाहिए, सामंजस्य, कॉम्बिनेशन होना चाहिए। छोटी गर्दन वाली महिला पर कैसा गला परिधान में अच्छा रहता है? तो ये आपकी छोटी गर्दन वाली महिला है। गोल गला, कॉलर वाला गला, अंडाकार गला या गहरा गला? तो गहरा गला, ठीक है। गहरा गला रहेगा तो थोड़ा नेक लाइन जो है वो थोड़ी ये जो अगर नेक लाइन अगर गहरी है तो ये जो नेक है इसकी वो थोड़ी लंबी दिखेगी, ठीक है। वस्त्रों को खरीदते समय किन बातों पर विशेष बल नहीं दिया जाता है? संतुलन, आकर्षण, टिकाऊपन एवं उपयोगिता या अनुरूपता? तो जब अगर हम वस्त्रों को खरीद रहे हैं तो उस समय हमें किस चीज़ पे सबसे ज़्यादा ध्यान, विशेष बल नहीं दिया जाता है? आकर्षण तो हम तुरंत देखते हैं, टिकाऊपन एवं उपयोगिता भी देखते हैं, अनुरूपता मतलब जिस पर्पज़ से खरीद रहे हैं उसके अनुरूप हो, संतुलन की यहाँ पे कोई बात नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर ए क्या होता है, करेक्ट होता है। वस्त्र अनुकूल होना चाहिए वर्तमान फैशन के, वर्तमान मूल्य के, वर्तमान मौसम के, वर्तमान फैशन व मौसम दोनों के। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है आंसर नंबर डी, वर्तमान फैशन एवं मौसम दोनों के होना चाहिए। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। वस्त्रों का आकर्षण बढ़ जाता है, व्यक्तित्व का, वस्त्रों द्वारा आकर्षण व्यक्तित्व का बढ़ता है, आर्थिक स्थिति का, परिवार का, सामाजिक जीवन का? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है व्यक्तित्व का। जैसा ड्रेस बढ़िया, हमारा वियरिंग सेंस अच्छा है ना, हमारा ड्रेसिंग सेंस अच्छा है तो क्या होगा, हमारे व्यक्तित्व पर निश्चित ही प्रभाव पड़ता है। सुंदर व आकर्षक वस्त्र बढ़ाते हैं मूल्यों को, प्रतिष्ठा को, सामाजिक स्तर को, पारिवारिक पृष्ठभूमि को। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है सुंदर व आकर्षक वस्त्र बढ़ाते हैं प्रतिष्ठा को। वस्त्रों के चयन में मनुष्य में किस तत्व का होना आवश्यक है? पूंजी का, विवेकशीलता का, सहयोग का, लयात्मकता का? तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है विवेकशीलता का, मतलब बुद्धिमत्तापूर्ण वो वस्त्र की खरीद करें। लंबी तथा दुबली महिलाओं के वस्त्र चुनने चाहिए। अगर लंबी हैं और पतली भी हैं तो लंबी धारियों वाले, चौड़े बॉर्डर वाले, पतले बॉर्डर वाले या फिर आपका बिना बॉर्डर वाले। तो अगर लंबी और दुबली महिला है तो उसको कैसे, चौड़े बॉर्डर वाले वस्त्र पहनने चाहिए। युवा वर्ग के लिए वस्त्र होने चाहिए कोमल, आकर्षक, फैशन के अनुकूल, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर है उपयुक्त सभी। वैसे जब भी युवा की बात करेंगे तो फैशन के अनुकूल ही उनके वस्त्र रहेंगे। स्कूल जाने वाले बच्चों के वस्त्र नहीं होने चाहिए सुविधाजनक, मौसम के अनुकूल, हल्के व मंद रंग के, आकर्षक। तो स्कूल जाने वाले अगर बच्चे हैं तो उनका वस्त्र कैसा नहीं होना चाहिए, हल्के व मंद रंग के। क्यों, इसका कारण भी है क्या, बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं और बहुत जल्दी क्या करते हैं, वस्त्र को गंदा कर देते हैं। परिधान के लिए वस्त्रों का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए और दाग धब्बे भी लगाते हैं जो कि वस्त्रों पर छूट नहीं पाते हैं, जिससे कि उनकी सुंदरता का ह्रास हो जाता है। अगला प्रश्न है, परिधान के लिए वस्त्रों का चुनाव करते समय ध्यान रखना चाहिए आकर्षक, शारीरिक आकृति अनुरूप डिजाइन का चुनाव, शरीर के रंग के अनुरूप परिधान का चयन, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होता है उपयुक्त सभी। ओके, आकर्षक भी, शारीरिक आकृति के अनुरूप भी और शरीर के रंग रूप के अनुसार होना चाहिए। जरी कढ़ाई के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो जरी कढ़ाई के लिए हमारा कौन सा शहर, बनारस प्रसिद्ध है। अब सभी जानते हैं ना, चिकनकारी की बात होती है तो लखनऊ और जरी हो जाती है तो बनारस, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है आपका, जरी के काम में प्रयुक्त फ्रेम को क्या कहते हैं? भैया यहाँ से प्रश्न आया है, इसको आप देख लेंगे। यहाँ पर आपका इसको ये कारचौव लिखा है ना, जारदोजी, केवट और स्क्रीन, तो उसको क्या कहते हैं, इसको खरचोवा, इस तरह से इसकी स्पेलिंग होती है, KHAR, खरचोवा। ओके, अब इसमें कारचोव लिखा है तो अब इंग्लिश में ऐसे ही रहता है। अब चाहे इसको आप खरचोवा कह के याद करें चाहे कारचोव याद करें, तो यही इसका करेक्ट आंसर है। जरदोजी एक एम्ब्रॉयडरी है, स्क्रीन तो प्रिंटिंग होती है। कसूती किस क्षेत्र की कढ़ाई है? केरल की, कर्नाटक की, बंगाल क्षेत्र की और उड़ीसा की। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है कर्नाटक की। कसूती कहाँ की? कर्नाटक। फुलकारी कहाँ की? पंजाब की। मैंने हर वीडियो में बताती हूँ कि जब भी इस तरह से प्रश्न आता है, मैंने ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरीज के वीडियो डाले हैं और 3 पार्ट में डाले हुए हैं। उसमें आपको हर एम्ब्रॉयडरी, जितनी इंडिया की जो ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी है सारा और सारे का स्टेट, कैसे कैसे उसमें कौन से टाकों का प्रयोग होता है, पूरा एकदम विस्तृत अध्ययन है, ठीक है। अगर तीनों वीडियोज़ को अच्छे से कई बार आप पढ़ लेते हैं, अपना नोट्स भी बना लेते हैं, तो मैं एकदम श्योर कहती हूँ कि आपके अगर इन
ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी के कोई भी आपके क्वेश्चन मिस नहीं होंगे। तो प्लीज़ आप ज़रूर उस पर जाएं और देखें। और हाँ, एक चीज़ मैं और कहूँगी, जो वर्क सिंप्लीफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया है उसका जो सेकंड पार्ट है जिस पे लिखा हुआ है पार्ट 2, थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा, उस पर पार्ट 2 लिखा हुआ है, वो पूरा वर्क सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आंसर ही है। आप ये ना समझें कि दोनों सेम एक ही वीडियो है। तो वो क्या वर्क सिंप्लीफिकेशन क्या उसका क्वेश्चन आंसर है, और एक में वर्क सिंप्लीफिकेशन की मैंने थ्योरी पढ़ाई है और थ्योरी में पूरा कंप्लीट कर दिया है आपको वर्क सिंप्लीफिकेशन, जिसमें आपका एनर्जी मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट सब कुछ है। अगला प्रश्न है हमारा, वस्त्रों पर जरी की भारी कढ़ाई के काम को कहते हैं जरदोजी, कायवानी, कसूती और महाराष्ट्री। तो ये जो आपका जरी की जो भारी कढ़ाई होती है यही क्या है, आपका जरदोजी वर्क है। और उसमें जब आप देखेंगे मैंने उसमें पिक्चर्स भी दी हैं कि कौन कौन सी आपकी एम्ब्रॉयडरी किस तरह से देखने में लगती है। वीडियो के लास्ट में आप रोक करके देखेंगे तो मैंने हर जगह की जो एम्ब्रॉयडरी है उसकी पिक्चर भी उसमें दे रखी है। कांथा कढ़ाई किस राज्य से संबंधित है? मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र राज्य से, पश्चिम बंगाल राज्य से, उड़ीसा राज्य से। तो आपकी जो कांथा कढ़ाई है वो कहाँ से संबंधित है? आपके पश्चिम बंगाल से। और आपके मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा, तो ऐसा कुछ नहीं है। कसूती आपकी कर्नाटक की हो ही गई थी, ठीक है। तो ये पश्चिम बंगाल में क्या है, कांथा। अगर कच्छ कढ़ाई की बात होती तो कच्छ कहाँ से है? हमारे यहाँ से, गुजरात से। मोती भरत, अबला भरत, ये सारा जो भरत वाला है ये सारा गुजरात से है। जिन वस्त्रों पर सोने चांदी के महीन तारों से निर्मित नमूने ही प्रमुख रूप से दिखाई देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पटोला कहते हैं, बांधनी कहते हैं, ब्रोकेट कहते हैं, कलमदार कहते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होता है ब्रोकेट। जो ब्रिकेट लिखा है ना वो ब्रोकेट है, ठीक है। महीन तारों से, सोने चांदी के महीन तारों से। राजा महाराजा, ये बहुत पुराने समय का है, जब राजा महाराजा वस्त्रों को पहनते थे तो उस समय इस कढ़ाई का खूब प्रयोग होता था। एक मिनट, ये आ नहीं रहा है क्यों? मुझे लगता है कि आगे कोई क्वेश्चन हो नहीं पा रहा है। अगला प्रश्न है हमारा, आबे रवां जो ब्रैकेट वस्त्र का प्रकार है उसका अर्थ क्या है? स्वप्न के समान सुंदर, बहता पानी, वैभवपूर्ण, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आबे रवा, पहली बात तो ये ब्रोकेट का ही प्रकार है, ठीक है। और ये किसका, इसका मतलब क्या हो गया? आब मीन्स होता है पानी, और रवा मतलब जो चीज़ चलती हुई हो, तो बहता पानी इसका करेक्ट आंसर होता है। हिमरस तथा अमरस नामक ब्रोकेट वस्त्र विशेषकर कहाँ निर्मित होते हैं? तो आपका जो ये हिमरस और अमरस है ये कहाँ पर निर्मित होता है? ये आपके औरंगाबाद में निर्मित होता है। कहाँ पर? औरंगाबाद में। ब्रोकेट वस्त्रों के निर्माण का शहर प्रसिद्ध है? बनारस, सूरत, अहमदाबाद, उपयुक्त सभी। तो जो ये ब्रोकेट वस्त्र हैं इनसे जो इनका निर्माण होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? आपके अहमदाबाद में होता है, ठीक है। वो जरदोजी थी, ये क्या है? ब्रोकेट है। अहमदाबाद कहाँ? गुजरात। बांधनी वस्त्रों के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? गुजरात, काठियावाड़, राजस्थान व सिंध, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होता है? उपयुक्त सभी। इसको आप ध्यान रखेंगे कि जो टाई एंड डाई है ऐसा ना हो कि आप राजस्थान से ही उसको याद रखें, वो गुजरात में भी, काठियावाड़ में भी और राजस्थान व सिंध में होता है। कश्मीर की कढ़ाई को किस नाम से जाना? फुलकारी, चिकनकारी, कशीदाकारी, कसूती। तो ये क्या है? कशीदाकारी। फुलकारी कहाँ की? पंजाब की, ओके। और चिकनकारी हमारे उत्तर प्रदेश, लखनऊ की। और कसूती कहाँ की? कर्नाटक की। अगला प्रश्न है, लखनऊ की चिकनकारी में किन टांकों का प्रयोग होता है? चपड़ा, गांठ वाला, जालीदार, उपयुक्त सभी, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाता है उपयुक्त सभी। जो नॉट्स लगती हैं वो है आपका इसमें। और फिर उसके बाद
नॉट्स वाला तो रहता ही है, जिसमें कि गांठ पड़ी हुई होती हैं, जिनको कि मुर्री के नाम से भी जानते, जालीदार हो गया, ठीक है। और तो ये दोनों आप समझ लीजिए। और फिर उसके बाद इसी में ये रहता है आपकी मुर्री है, जालीदार है, बिजली है, तेपची है, ये सब किसका है, ये सब आपकी लखनऊ की चिकनकारी के जो टाके हैं उनका प्रयोग किया जाता है। मैंने चिकनकारी भी अपने प्रीवियस वीडियो इंडियन वो आपकी ट्रेडिशनल टेक्सटाइल में मैंने पढ़ाया है, तो अगर आपको पढ़ना है तो आप वहाँ जाएं और ज़रूर से ज़रूर उस वीडियो को देखें। पंजाब फुलकारी के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? मैंने अभी आपको बताया कि पंजाब की फुलकारी है। फुलकारी कहाँ की? पंजाब की, ठीक है। मतलब फूलों की, फुलकारी मतलब फूलों से ही मतलब है कि फूलों की कारीगरी, ठीक है। तो ये कहाँ से? ये चंडीगढ़, करनाल, अमृतसर, लुधियाना। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है करनाल। और दुग्ध उत्पादन के लिए भी करनाल, क्या अमूल डेयरी आपकी करनाल ही में तो है? नहीं, अमूल डेयरी करनाल में नहीं है, दुग्ध उत्पादन में करनाल का करनाल बहुत ही अच्छा दुग्ध उत्पादन वाला शहर है। किंवदंती है कि पूरे थान को एक अंगूठी के किस छिद्र के बीच से निकाला जा सकता है, वह वस्त्र है। तो कौन सा ये वस्त्र है जिसको एक अंगूठी से निकाला जा सकता था? तो उसमें पटोला, ढाका का मलमल, चंदेरी साड़ियाँ, फुलकारी। तो ढाका का जो मलमल है वो इतना ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जिसको किंवदंती कह रहे हैं कि उसको क्या एक रिंग से, मतलब इतना मुलायम और इतनी फाइननेस उसके फैब्रिक में है कि उसको एक रिंग से निकाला जा सकता है। पटोला में कपड़े को सोना चांदी के तारों से बुना जाता है। कपड़े पर बांधनी प्रक्रिया अपनाई जाती है। कपड़े पर टाई एवं डाई प्रक्रिया, हाथ की नर्तकी, फूल आदि के चित्र अंकित किए जाते हैं। इस पर मोम व रंग का प्रयोग किया जाता है। तो टाई एंड डाई की प्रक्रिया की जाती है। पटोला में नर्तकी व फूल आदि का चित्र अंकित किया जाता है। मैंने आपको बताया था ना टाई एंड डाई की प्रक्रिया, इसमें कि रसिस्ट डाई ना, रसिस्ट डाई का प्रयोग पटोला में किया जाता है। धागों के वस्त्र बनाने की विधि नहीं है। फेल्टिंग, निटिंग, टेक्सचरिंग, ब्रेड्स तथा लेसेस। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर होता है टेक्सचरिंग, ठीक है। धागों से वस्त्र बनाने की विधि नहीं है। तो ये जो टेक्सचर देना वो एक अलग फिनिशिंग है। फेल्टिंग मतलब कि धागों से ही क्या उसको जमा देते हैं, वो फेल्टिंग हो जाती है आपकी। निटिंग में क्या होता है आपका कि जैसे आपका दो निडल्स के माध्यम से जिन कार्यों को किया था वो निटिंग के अंतर्गत आता है। और ब्रेड्स तथा लेसेस, इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? मशीन द्वारा भी और हाथ के द्वारा भी इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, धागा निर्माण की अवस्था नहीं है। छटाई, कार्डिंग, कॉम्बिंग, ड्राइंग आउट। तो धागा निर्माण की अवस्था जो नहीं है वो क्या है? छटाई कोई धागा निर्माण की अवस्था नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या रहता है आपका? स्काउरिंग, ठीक है। तो ये पूरा स्टेप है धागा निर्माण की अवस्था, तो उसमें छटाई कोई अवस्था नहीं है। आपका सबसे पहले सिंजिंग, फिर उसके बाद ड्राइंग, फिर क्या है? कार्डिंग है, फिर कॉम्बिंग है, फिर ड्राइंग आउट है। ओके, तो इस तरह से आज का हमारा ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ आपकी ख़त्म हो रही है। और बताएं कि मुझे आपको कैसा लगा पढ़ के। और बस आज के लिए इतना ही। ओके, बाय।